नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं वैद्य सेठिया सर का भी स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान अष्टादशोध्याय कास चिकित्सा, इसका हमारा वाचन चल रहा है और हम संप्राप्ति तक आए थे। सर ने संप्राप्ति हमें अच्छे से एक्सप्लेन की थी, तो मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि आगे का जो अध्याय है इसका वाचन का प्रारंभ करें। धन्यवाद मैम। मेरी आवाज स्पष्ट है, आ रही है अच्छे से? यस सर। ओके, तो हमारे सत्र की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद मैम। हमने इसके पहले के सत्र में संप्राप्ति के बारे में बहुत बारीकी से देखा था। हमने हर एक मुद्दे को सुस्पष्ट उसका विवरण करने का प्रयास किया था और हर एक जो शब्द है, जो परिभाषा है, उसके पीछे का जो शब्दार्थ है, जो टीकाकारों ने अर्थ दिए हैं, वो सारे देखने का प्रयास किया था। और वो अभी उसके बाद एक 5 दिन बीच में निकल जाने के कारण मैंने आपके सामने एक जो संप्राप्ति की समरी है, वो मैं जो हमने पिछले सत्र में देखी थी, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और फिर हम उसके आगे के जो सूत्र है, एक तो कास में अलग अलग वेरिएशंस क्यों उत्पन्न होते हैं, और फिर उसके बाद पंचविध कासों के लक्षण विशेष और हेतु विशेष, इनके बारे में देखना आज प्रारंभ करेंगे। तो संप्राप्ति का सूत्र जो था वो आपके स्क्रीन के सामने है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। जो हमने अंत में देखा था कि संप्राप्ति का जो एंड पॉइंट होता है, स्टार्ट टू एंड, उसमें किस प्रकार किस पायदानों के थ्रू ये सारा वायु ये कास का कर्ता इस प्रकार से सिद्ध होता है। तो ये भी हमने काफी एलेबोरेटली पिछले सत्र में देखा था कि ऊर्ध्वश्रुत समाश्रितः यानी प्राण संज्ञक वायु है, उसका अधः प्रतिहरण होना, फिर उसको ऊर्ध्वगति प्राप्त होना, वो ऊर्ध्वगति प्राप्त होना, वो उदान के साथ बहना, उदान के साथ ऊर्ध्व दिशा में बहने के साथ साथ फिर वो कंठ उर इन विशेष जगहों पे आकर वहां पे सख्त होता है, वहां पे अटक जाता है, वहां पे स्थिर हो जाता है, वहां पे उसका स्थान संशय प्रारंभ होता है। लेकिन संप्राप्ति यहाँ से आगे चलती है, फिर वो शिरस्थ जो सारे स्रोत है, यानी हमने देखा था कि कर्ण, नेत्र, मुख इत्यादि स्रोतों में जाकर वहां पे भी वायु का प्रवेश होता है और वहां पे वो उन स्रोतों का पूर्ण करता है। और इसके साथ फिर जब कासवे की जो एक सेकंड लास्ट स्टेप कहूंगा हमें अभिव्यक्ति की, तब क्या होने शुरू हो जाता है कि पूरा शरीर वो आक्षेप या आभंजन व पीड़ा ऐसे उत्पन्न करके बहुत ही बलवान पद्धति से कास की उत्पत्ति करता है। वो प्रायः शुष्क या कभी कभी सकफ, ये ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि सकफ क्यों होगा, ये बात भी हमने इसके पहले के सत्र में देखी थी। ये सारे जो कंठ उर शिर ये सारे कफ दोष के स्थान है, और वहां पे उस वायु का आश्रय होने के कारण स्थानीय दोष जो कफ दोष है उसकी हमें जो लक्षणों में अभिव्यक्ति है वो प्रायः देखने के लिए मिलती ही मिलती है। तो ये सारे थे कास के संप्राप्ति के कुछ मुद्दे। अब इसके बाद जो दो मुद्दे हमने पहले के सत्र में भी देखे थे, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से नहीं देखे थे। एक तो जो मैंने प्रश्न उपस्थित किया था कि वर्धमानम क्षयप्रदम, ये कास का जो एक गुण विशेष है, यानी कोई भी कास विशेष हो पंचवेद कासों में से अगर वो वर्धमान यानी बढ़ता हुआ बढ़ता चला गया तो वो क्षय प्रदान करने वाला होता है, ऐसा वचन है। और ऐसा क्यों, ऐसा प्रश्न हमने सबसे पहले के सत्र में पूछा था। तो उसका उत्तर मैं अभी संप्राप्ति के बाद एक विशिष्ट पद्धति से देने का प्रयास करूंगा कि उदानानुगत प्राण ये दोनों ही जो एक वायु की गति अभी यहाँ पे इस संप्राप्ति में है वो ऊर्ध्व दिशा से है। और हमने ये बात देखी थी कि वो क्या करता है, इसको कास क्यों कहते हैं, क्योंकि कास इस शब्द विशेष के पीछे जो मूलभूत धातु है वो है कस, जिसका अर्थ है गति या शासन या हिंसा।
तो इस प्रकार का ऊर्ध्वग वायु उसकी शातन यानी हिंसा विशेष से उर, कंठ, शिर यहाँ पे सतत कंटिन्यूअसली बहते रहता है। और इस पूरे स्थान में जो एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है वो है हृदय का, जो कि महामर्म कहलाता है, जो कि प्राणायतन है। और इसका संप्राप्ति विशेष में सहभाग ये अष्टांग संग्रह ने सुस्पष्ट किया है। अष्टांग संग्रह की अगर संप्राप्ति देखें तो उसमें जो एक उल्लेख विशेष आता है कि सह रसस्य स्थाने तिष्ठन्त, कि वो कंठ उर यहाँ पे तो रहता ही रहता है वो वायु, किंतु विशेष रूप से जो उर स्थान में रस का स्थान है, रसस्य स्थान है, जो कौन है ऑब्वियसली, तो हृदय, वहां पर भी वायु की विशेष अवस्थिति होती है। और अगर कास दीर्घ काल तक टिका तो हमने ये बात देखी थी कि कास इज नथिंग बट वायु, वायु कासा उच्यते, ऐसी पूरी संप्राप्ति की दिशा थी। तो वो वायु दीर्घ काल तक उसके शातन स्वभाव से हृदय की पीड़ा कर सकता है और उसके साथ साथ तदाश्रित रस का भी शोषण कर सकता है, उसका क्षय कर सकता है। और रस ये आद्य धातु होने के कारण आगे पूरी जो धातु परंपरा है उसमें भी हमें क्रमशः क्षय देखने के लिए मिल सकता है। अतः हमने ये बात पहले देखी थी कि कास कितना पुराना है उसके आधार पर हमें चिकित्सा में कुछ बदलाव डे 1 से करना आवश्यक होता है, क्योंकि कास जितने दिन तक शरीर में टिकेगा उतने दिन उसकी हृदय और हृदयस्थ रस धातु पे विपरीत परिणाम होने की संभावना बढ़ती बढ़ती जाएगी और हमें वो मर्म होने के कारण उसका कॉग्निजेंस डे 1 पे लेना आवश्यक हो जाएगा अगर कास ये अधिकाधिक पुराना होते चला। तो ये था वर्धमानम क्षय प्रदम के बारे में हमने संप्राप्ति के द्वारा देखा हुआ स्पष्टीकरण। और उसके साथ साथ हमने देखा था कि प्रायः हमारी धारणा होती है कि वातज कास ये साध्य होने के लिए काफी कठिन होगा, तुलनात्मक रीत्या कफज कास ये हमें सुनने के लिए सुलभ लगता है कि भाई कफ को कम कर देंगे, लेकिन नाउ व्हेन वी हैव लर्नड द कास संप्राप्ति हमें ये बात समझ में लेनी चाहिए। और जो हमने ऑब्वियसली साध्यत्व भी देखा था उसमें हमने गंगाधर ये टीकाकार और वाग्भट इनके संदर्भ लिए थे कि क्रमशः उत्तरोत्तर कास प्रकार ये कष्ट साध्य है, साध्य करने के लिए अधिकाधिक कठिन है। यानी वातज कास ये सबसे सुलभ है साध्य करने के लिए, उससे अधिक कठिनतर पित्तज, उसके अधिक कठिनतर कफज। आगे के 2 प्रकार भी देखेंगे आगे जाके, लेकिन मेरी जो अभी चर्चा है वही देखिए कि एक तो कास वातज कास और कफज कास, इनमें कफज कास को ठीक करना अधिक मुश्किल है। ऐसा क्यों, ये प्रश्न भी हमने प्रथम सत्र में पूछा था। तो देखिए यहाँ पे मैंने उसका अगेन हमने चर्चा की थी, लेकिन एक विशिष्ट पद्धति से मैं उसका उत्तर यहाँ पे दे रहा हूँ कि कंठ और उर यहाँ से स्थान संशय का प्रारंभ होता है और वहां पे हमें वो भी पूर्व रूप की अभिव्यक्ति देखने के लिए मिल जाती है। ये सारे कंठो हो, उर हो, हृदय हो, शिर हो, ये सारे कफदोष के प्रधान स्थान है। ये भी हमने देखा था, उर कंठ शिर क्रोम पराण्यामाशय रसः, ये सूत्र हम सबको स्मरण रहता है। तो स्थानीय दोष जहाँ पे इस वायु का संश्रय हो रहा है वो कफ दोष है। और आगंतु इन द सेंस कि जो दोष किसी अन्य दोष स्थान में प्रवेश कर रहा है वो कौन है, वात है। तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12 में इसका सुंदर विवेचन किया है कि स्थानीय दोष आगंतु दोष इनके बारे में कैसे सोचना चाहिए। तो इसमें स्थानीय दोष और आगंतु दोष ये दोनों विपरीत गुणों के हैं ऑब्वियसली। क्यों, कौन से गुणों के द्वारा, तो स्निग्ध और रुक्ष। स्थानीय दोष जिस स्थान में जाकर बात ये स्वयं की संपत्ति को आगे बढ़ा रहा है वो कफ दोष, वो स्निग्ध है प्राय प्राकृत गुणों के द्वारा, और आगंतु दोष यानी बात ये रुक्ष है। अतः जितना कफ दोष का बल अधिक होगा उतना हमारे पास विरुद्धोपक्रमत्व बढ़ते जाएगा, क्योंकि वात के बिना कास नहीं, तो वात संबंध की चिकित्सा हमें हर एक कास प्रकार में करना आवश्यक होता है। किंतु जितना कफ दोष का प्राबल्य अधिक है उतना हमें कास में एकांतिक स्नेहन करना, एकांतिक ग्रहण करना असंभव हो जाता है। अतः क्रमशः उपक्रम में विरुद्धत्व आना प्रारंभ होगा। जितना कास कफ का बल अधिक, जितना कफ का संचय अधिक, उतना हमें
एकांतिक वातशमन करने की संभावना कम होती जाएगी। अतः कफज कास में यही मुश्किल आ जाती है कि कफदोष भी बहुत अधिक होता है। उसको कम करने के लिए हम जो रूक्षण अपतर्पण कर्म करने का प्रयास करेंगे तो वात प्रकोप से कास वेग बढ़ सकता है और वाइस वर्सा। अतः कफज कास ये ठीक करने के लिए वातज कास से अधिक कठिन है। तो ये दो बातें जो हमने सिद्धांत दृष्टिया पहले सत्र में देखी थी, उनका स्पष्टीकरण इस संप्रप्ति को समझने के बाद हमारे सामने आ जाता है। अब कास में वेरिएशंस, अब देखिए गिनने के लिए तो कास के भेद 5 ही है, उसमें से भी प्रायः वातज कास के सर्वाधिक, उसके साथ साथ कफज कास के रुग्ण हमारे पास अधिकतर होते हैं ओपीडी बेसिस पे। पित्तज, क्षयज, क्षतज, इनकी संख्या तुलना से बहुत ही कम या ऑलमोस्ट नील ऐसे देखने के लिए मिलती है, जो भी आप प्रायः अगर अर्बन या सेमी अर्बन एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हो तो। अब उसमें भी अगर आप देखो तो जो भी रुग्ण हमारे पास आते हैं उनकी खांसने की पद्धति में, बाकी जो एसोसिएटेड सिम्टम्स है उनके बारे में तो बात ही नहीं कर रहा। जो खांसी एकदम भरने को लैंग्वेज में जो कास है, उसकी अभिव्यक्ति, उसका प्रेजेंटेशन भी इतना भिन्न भिन्न होता है कि प्रायः दो लोग ये एक जैसे खांसते नहीं है। अगर आप ध्वनि सुनो, अगर आप कफ का स्वरूप सुनो, कास की फ्रीक्वेंसी, कास की इंटेंसिटी, एक बार अगर कास शुरू हो गया तो कितने दिन तक कितने देर तक टिकता है, ये सारी बातें रुग्णानुपरत में भिन्न भिन्न बहुत बार होती है। और इसका उल्लेख ही ग्रंथकार भी करते हैं और टीकाकार भी उसके बारे में उसका कॉग्निजेंस लेते हैं। क्या कहते हैं देखो, अरुण दत्त वाग्भट के टीकाकार कहते हैं कि संप्राप्त्या ऐक्य अपि कासभेदे युक्तिमाह। ऑब्वियसली दीज ऑल पीपल, ग्रंथकार ऑब्वियसली और टीकाकार प्रायः दे वर द क्लिनिकल गाइज, उनको पता है कि कास के लोगों में संप्राप्ति एक जैसे होने के कारण भी बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म भेद ये हमें प्रेजेंटेशंस में देखने के लिए मिलते हैं। तो उसका कारण भी ग्रंथकार ने दिया है, वो क्या है वो देखेंगे। प्रतिघात विशेषेण तस्य वायोः सरंहसः वेदना शब्द वैशिष्ट्यम कासानाम उपजायते। देखिए यहाँ पे चरक संहिता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वेदना शब्द वैशिष्ट्यम कासानाम उपजायते। कासनाम ये बहुवचन हुआ, षष्ठी बहुवचन, कि कास के भिन्न भिन्न प्रकारों में, कास व्याधियों में या कास के रुग्णों में हमें वैशिष्ट्य देखने के लिए मिलते हैं। वैशिष्ट्य इसका शब्दशः अर्थ है भिन्नत्व, वेरिएशंस। सामान्य विशेष में देखा है ना कि जो अलग करता है, जो सेपरेट करता है, उसको हम विशेष कहते हैं। तो हमें कास में वेदना वैशिष्ट्य और शब्द वैशिष्ट्य ये दोनों बहुत भिन्न भिन्न स्वरूप से देखने के लिए मिलता है। वेदना वैशिष्ट्य, वेदना में जो सारे प्राय मैंने कहा वैसे कि शूल होगा या गौरव होगा या कोई भी अलग प्रेजेंटिंग सिम्टम होगा, उसको यहाँ पे वेदना कहना है। और अगर आप इंदु यानी अष्टांग संग्रह का टीकाकार वो देखे तो उसमें भी उसने वहां पे इसके बारे में स्पष्टीकरण किया है, वो आगे जाके देखेंगे वहां पे। लेकिन शब्द जो विशेष है जो वाग्भट ने उपयोग में लाया है वो है रुजा। तो रुजा, वेदना, हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट दे मीन जस्ट एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट, हमेशा पेन या शूल, इसी अर्थ से रुजा शब्द का देखना है ऐसा नहीं है, वेदना शब्दों को देखना है ऐसा नहीं है। दे हैव वेरी ग्रॉस मीनिंग, एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट जो दुख उत्पन्न करे उसको भी हम वेदना या रुजा कहलाते हैं। और शब्द वैशिष्ट्य हम देखते हैं ना कि किस प्रकार खांसता है, उसकी ध्वनि कैसी है, उसके आधार पर भी हमें उसमें अलग अलग भिन्न तो देखने के लिए मिलता है। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि अगर 3 रुग्ण हमारे पास वातज कास के आए हैं और तीनों अलग अलग प्रकार से खांस रहे हैं, उनमें एसोसिएटेड सिम्टम्स अलग अलग हैं, तो उसकी उपपत्ति हम कैसे लगा लें और उसका चिकित्सा विचार हम कैसे करें। तो इसका सुंदर स्पष्टीकरण यहाँ पे आया है। तस्य सरंहसः वायोः, उस वायु के, वो वायु कैसा है, सरंहसः यानी सवेगस्य, उसकी टीका दी है, यानी उस वेगवान वायु का प्रतिघात विशेषण, प्रतिघात विशेष अध प्रतिहतः वायु, ये जो पहली पायदांती संप्राप्ति की उसका ही अर्थ यहाँ पे उन्होंने दिया है कि प्रतिघात। प्रतिघात टीकाकार कहते हैं कफादि आवरणम, यानी प्राणवायु का जो भी अध प्रतिहनन करता है, उसके गति का आवरण करता है, वो प्रतिघात विशेष है।
सॉरी, अब हमने वो देखा था कि किस प्रकार प्रायः 5 विशेष रूप से वायु का प्रतिरोध होने के कारण कास के 5 भेद उत्पन्न होते हैं। तो वात स्वयं, पित्त, कफ, क्षत और धातु क्षय, इनमें अलग अलग प्रकारों से वात की गति का आवरण होता है, उसको हम कहेंगे प्रतिघात विशेष। यानी वायु का अवरोध किसने किया है, कहां पर किया है, ये सारी बातें विशेष इस शब्द में आ जाती है। सो द स्पेसिफिसिटी ऑफ अवरोध, द स्पेसिफिसिटी ऑफ प्रतिघात इज रिफ्लेक्टेड इन वेदना वैशिष्ट और शब्द वैशिष्ट। तो इसको हम और अलग पद्धति से देखें तो रुग्ण इस प्रकार खास रहा है, किस प्रकार ध्वनि आ रही है, वो हमें उसका उपयोग हमें किसके लिए करके लेना है, यह ढूंढने के लिए कि वायु का अवरोध किसने किया है, कहां पर किया है, किस प्रकार किया है। अगर ये बात हम समझ ले तो हमारी चिकित्सा ये सुलभ हो जाती है। इसके बारे में इंदु बहुत ही सुंदर टीका लिखते हैं। वो कहते हैं कि नानाविधे देहस्थाने नानाविधम प्रतिघातम करोति, यानी अध प्रतिहत, क्या ये उरस्थान में है, क्या ये आमाशय में है, क्या ये पक्वाशय में है, तो ये हमें वेदना वैशिष्ट्य यानी अलग अलग कि उदर शूल है क्या, मलसंग है क्या, या कंठोध्वंस है क्या, स्वरसाध है क्या, अलग अलग एसोसिएटेड सिम्टम्स में से समझ में आ सकता है, प्लस शब्द वैशिष्ट्य। इससे भी हम प्राय देखते हैं कि बहुत बार समझ में आती है कि उसका कफ संचय या उसका गति का अवरोध ये उरस्थान में होगा, या आवाज से या परीक्षण से बात समझ में आ जाती है कि इसका अवरोध मुख्यत्वे कंठस्थान में है। अगर आप उसकी ध्वनि सुन लो तो आप समझ जाते हो कि नहीं, इनमें अभी कफ संचिति बहुत अधिक है या कफ बहुत अत्यल्प है, शुष्क है। ये सारी बातें हमें ध्यान पूर्वक समझ के लेना अत्यंत आवश्यक है। तो कास के आवाज को सुने बिना हमें इन बातों को कंक्लूड करना इन नियर इम्पॉसिबल है। अतः इसका वेरिएशन, इसका थोड़ा सा एक एडिशन हम कह सकते हैं कि वाग्भट ने भी उसके सूत्र में दिया है, हेतु भेदात प्रतिघात भेदा। वो एक और स्टेप आपको पीछे लेके जाता है जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाती है कि ये जो प्रतिघात है यानी जो वात के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है वो भी क्यों अलग अलग वेरिएशंस आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली हेतु के कारण। तो देखिए संगति कैसे हुई, हेतु सेवन, उसके आधार पर विशेष विशिष्ट रूप से अवरोध, उसके कारण अलग प्रकार की वेदनाएं और अलग प्रकार के ध्वनि, ऐसे हमें कास में वेरिएशन देखने के लिए मिलते हैं। तो समराइज, जो हेतु विशेष, वेदना विशेष और कास है इसलिए शब्द विशेष, इनके द्वारा हमें जान के क्या लेना है कि कास में वायु का अवरोध कहां पर हुआ है, किसने किया है। एक बार हम अन्य प्रकारों को देखना शुरू करेंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि कैसे करना है। किंतु अगर हमारे पास ऑन पेपर ये बात आ गई कि कास का वातज प्रकार ये विशिष्ट भेद है, उसमें वातज भेद में अवरोध मुख्यत्वे आमाशय में है और अनुबंध स्वरूप में कफ दोष है। अगर इतना प्रिसाइज निदान हमारा हो गया तो चिकित्सा स्थान के कल्पों को चुनना और उनका उपयोग करके रुग्णों को कहना कि भाई आप को 4 दिन में ये कल्प लेने से आराम मिलेगा, ये संभव हो पाएगा। दैट मच प्रिसीजन वी कैन ब्रिंग अबाउट। ओके, सो वी गो अहेड और हम लक्षणों को देखेंगे और इसी सिद्धांत को लक्षणों के द्वारा एसेस करने का प्रयास करेंगे। ओके, हाँ, ये मुद्दा जो मैं भूल गया था, जो मैंने ऐड किया है कि पिछले सत्र में जो एक बात उठी थी कि कास और श्वास, इन संप्राप्ति में तो बहुत साम्य ये देखने के लिए मिलता है, तो उनमें भेद क्या रहता है, फिर वो अलग अलग व्याधि क्यों होते हैं। तो उसी का मैंने जो चरक संहिता के जो दोनों के संप्राप्ति के कुछ मुद्दे हैं उनको आपके सामने रखकर एक तुलनात्मक दृष्टिया ये बात मैं आपको सूत्र रूप में संक्षेप में कहूंगा कि why कास एंड श्वास आर डिफरेंट एंड हाउ आर दे। तो देखो, कास की तो संप्राप्ति हमने अभी देख चुके हैं। अध प्रतिहत वायु है वो ऊर्ध्व होता है, यानी उदान के अनुगत, उदान के पीछे पीछे, उदान के साथ साथ वो ऊपर बढ़ने लगता है। उसके हेतुओं में हमने देखा था कि प्राण संज्ञक वायु की दृष्टि विशेष की हेतु भी होना आवश्यक है और उसके साथ साथ अवरोध प्रतिघात जो भी कर रहा है उसके वृद्धि के हेतु भी होना आवश्यक है। और ये कास ये वर्धमान क्षयप्रद है। नाउ कीपिंग दिस इन द माइंड, श्वास में क्या होता है, देखिए श्वास में और श्वास हिक्का दोनों की संप्राप्ति में भी सामान्यत्व तो बहुत ज्यादा है, लेकिन
हमारा कंसर्न श्वास होने के कारण मैंने हिक्का का यहाँ पे उल्लेख ये नहीं किया है। कफवातात्मकः कफवातात्मको एतौ पित्ताशय समुद्भवो, ऐसा सूत्र चरक संहिता में आता है कि श्वास और हिक्का कफवातात्मक है। और अगर आप आगे जाके उसी अध्याय में हेतु भी देखो तो वहां पे वात प्रकोप के हेतु अलग से और कफ प्रकोप के हेतु अलग से दिए हैं। दैट मीन्स प्रायः श्वास में फ्रॉम डे वन वात प्रकोप और कफ प्रकोप दोनों के स्वतंत्र हेतु होते हैं, अर्थात दोनों का स्वतंत्र प्रकोप होता है और आगे जाके संप्राप्ति में भी दोनों का हमें साथ में सोचना होता है। इसलिए जो श्वास में आगे जाकर बहुत सारी चर्चा आती है कि शोधन करे कब ना करे, उसमें ब्रूहण शमन चोदन इनका रोल कैसे कैसे है, क्योंकि दोनों दोषों की उपस्थिति होती है। फिर यहाँ पे विरुद्धत्व आ जाता है और उसमें और एक जो बात जो हमारे चिकित्सा के अगेंस्ट आ जाती है वो है रुग्ण का क्षीयमण बल। ओके, पित्ताशय समुद्भव, दिस इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली स्पेसिफिक इन श्वास, और ये स्पेसिफिसिटी कास में नहीं होती है। कास में संप्राप्ति की शुरुआत कहाँ से होगी, तो प्राण संज्ञक वायु का जो अध भाग है, फिर वो कंठ से लेकर गुद तक कहीं भी हो सकता है, वो कहीं से भी वो संप्राप्ति का आरंभ हो सकता है, अवरोध का आरंभ हो सकता है। किंतु श्वास स्पेसिफिकली पित्ताशय समुद्भव ऐसा कहा है। पित्ताशय पित्ताशय इज अगेन अ पार्ट ऑफ आमाशय, तो वाग्भट ने सुस्पष्ट रूप से आमाशय समुद्भव ऐसा ही कहा है, लेकिन चरक संहिता में आमाशय संज्ञा का उपयोग ना करते हुए पित्ताशय ऐसा कहा है। तो ऐसा क्यों है वगैरह चर्चा में भी जाएंगे नहीं। कहने की बात है कि पित्ताशय से श्वास का उद्भव होता है, अतः उसका उत्पत्ति स्थान कांस्टेंट है, नोन है, स्पेसिफिक है, विच इज अनलाइक द कास। वायु की जो व्याप्ति है वो कास से ज्यादा श्वास में अधिक है, इसीलिए संप्राप्ति में विशेष उल्लेख आता है विश्व व्रजति समृद्ध, ऐसा कहते हैं। वायु विश्व व्रजति, विश्व संपूर्ण देह में फैलता है, संपूर्ण देह में स्थित होता है, विच इज समथिंग मोर देन कास व्याधि। अगेन उसका जो स्थान संश्रय है, जैसे हमने कास में देखा था कि मुख्यत्वे उर कंठ, यहाँ पे कहीं भी विशेष रूप से किसी विशेष स्रोतस का उल्लेख नहीं था। श्वास में हमें 3 मुख्य स्रोतों का उल्लेख देखने के लिए मिलता है, उसमें भी एक स्रोतस पे अधिक उसका जो वेटेज है वो देखने के लिए मिलता है, अर्थात प्राणवह, उदकवह और अन्नवह, ये तीनों स्रोतस हिक्का श्वास में समाविष्ट होते हैं। किंतु श्वास व्याधि में विशेष रूप से प्राणव स्रोतस में वायु ये आविश्य कुप्यति, वहां पे समाविष्ट होकर वहां पे प्रविष्ट होकर वह प्रकोप करता है। अब देखिए यहाँ पे एक और बात, जो कास में वायु की गति स्पेसिफिकली ऊर्ध्व कही गई है, ऐसा साक्षात उल्लेख श्वास में नहीं है। यहाँ पे श्रोतांसी आविश्य कुप्यति, वो वायु का प्रकोप मात्र है, और दैट इंडिकेट्स कि वायु की विकृत गति ये केवल ऊर्ध्व नहीं है, वो सर्व दिशा से है, विच इज मोर डेंजरस। और कास ये केवल क्षयप्रद, इतना ही कहा है। यहाँ पे आगे जाकर श्वास को हृदय और रसादि का उपशोषण करता है। यहाँ पे रसादि, इसका अर्थ है कि रसादि सारे धातु, सो दैट हैपेंस प्रीटी सून इन श्वास व्याधि। और कास व्याधि में क्षय होने में बहुत काल व्यतीत हो जाता है, वहां पर हृदय विकृति अन्य धातुओं का समावेश होने के लिए बहुत काल व्यतीत हो जाएगा, लेकिन हृदय और रसादि इनका उपशोषण होना यह श्वास व्याधि में तुलनात्मक रीत्या बहुत ही अर्ली देखने के लिए मिल सकता है। तो ये सारे कुछ विशेष मुद्दे थे कास और श्वास के संप्राप्ति के भेद के अनुसंग से। और अंत में उसके सामान्य मुद्दे क्या है, तो एक बार जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, वात का प्राधान्य है, दोनों का प्रमुख स्थान, अगर हम स्थान इन द सेंस नॉट एनी स्पेसिफिक स्रोतस बट स्पेसिफिक एरिया ऐसा देखने के लिए जाए तो उरस्थ कफ, उरस्थ स्थान में उसका विशेष स्थान संश्रय होना और उरस्थ कफ का उदीरण, ये दोनों की संप्राप्ति की सामान्य घटना हमें देखने के लिए मिलती है। और इसलिए हमें लक्षणों में, चिकित्सा में कुछ कुछ साम्य देखने के लिए मिलता है, जो इन सामान्य मुद्दों के कारण देखने के लिए मिलता है, और जो कुछ भिन्नत्व देखने के लिए मिलता है, ये भिन्न मुद्दों के कारण देखने के लिए मिलता है। ओके, सो अगेन गोइंग बैक टू द सूत्र वातजकास, वातजकास के हेतु विशेष और संप्राप्ति विशेष पहले मैं सूत्र पढ़ूंगा
फिर आगे बढ़ेंगे। वृक्ष शीत कषायाल्प प्रमितान वृक्ष शीत कषायाल्प प्रमितानशनं स्त्रियः वेगधारणम् आयासो वातकास प्रवर्तकाः हृत्पार्श्वोरः शिरःशूल स्वरभेदकरो भृशं शुष्कोरः कण्ठवक्त्रस्य हृष्टलोम्नः प्रताम्यतः निर्घोष दैन्यस्तनन दौर्बल्य क्षोभमोहकृत शुष्ककासः कफं शुष्कं कृच्छ्रान् मुक्त्वाल्पतां व्रजेत् स्निग्धाम्ल लवणोष्णैश्च भुक्तपीतैः प्रशाम्यति ऊर्ध्ववातस्य जीर्णेन्ये वेगवान मारुतो भवेत्। तो इसमें पहले सूत्र में हमें हेतु विशेष दिए हैं। अब ये हेतु विशेष किसके होंगे? देखिए अगेन कभी भी अभी हमने इसके लिए ऑलमोस्ट दो सत्रों में हमने संप्राप्ति के बारे में काफी हद तक देखा है। उसको हमेशा बैक ऑफ द माइंड रखिएगा जब हम पूरा कास निदान चिकित्सा देखने वाले हैं कि अभी हम वातज कास देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि अधः प्रतिहनन जो है वो वात का वात के द्वारा ही हो रहा है। अतः यहाँ पे वात प्रकोप के ही हेतु हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। उसमें भी कोई वैशिष्ट्यपूर्ण जो हेतु है, सारे के सारे वात प्रकोप के हेतुओं का वहां पे उल्लेख नहीं किया है। उसमें भी कोई विशिष्ट हेतुओं का ही उल्लेख किया है जिसको मैंने हमारे समझने के सौकर्य के लिए आहारज हेतु और विहारज हेतु इनमें उसका डिवीजन किया है। कौन कौन से आहारज हेतु है? रूक्ष शीत प्राय अभी एक गुण विशेष है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये आहारज ही है। मैंने प्राय ऐसा कंसिडर किया है कि पूरा जो समास है वो आहार हेतुओं के बारे में बात कर रहा है, इसलिए प्रिडोमिनेटली वो आहार विशेष के विशेषण है, किंतु इसका रिफ्लेक्शन हमें बिहार में भी देखने के लिए मिलता है। बट द सिग्निफिकेंट पॉइंट इज दैट रूक्ष और शीत इन दो गुण विशेषों का उल्लेख यहाँ पे उन्होंने किया है। कषाय एक ही रस विशेष का उल्लेख यहाँ पे किया है। वैसे देखने के लिए जाए तो तिक्त कटु ये भी वात प्रकोपक रस ही है, लेकिन यहाँ पे कषाय का वातज कास के कर्तृत्व में जो भूमिका है वो सर्वाधिक होने के कारण उसका उल्लेख यहाँ पे किया है। अल्पाशन, अल्पाशन आवश्यक मात्रा से कम आहार का सेवन करना। प्रमिताशन, प्रमिताशन का अर्थ है अतीत काल भोजन, यानी क्षुधा वेग या जो भी आहार का सेवन काल है, जो आपको बागबड़ की मात्रा स्थितियों में या अन्य भी संदर्भों में देखने के लिए मिलता है कि जब पहले का अन्न ये सुजीर्ण हो जाता है, उस समय जो आहार सेवन की आवश्यकता होती है उसको टालने से उसके बाद बहुत विलंब से खाना, इसको हम कहेंगे प्रमिताशन या अतीत काल भोजन। और अनशन यानी बिल्कुल आहार सेवन न करना। ये सारे आहार संबंध हेतु हुए वात प्रकोप के। और विहारज हेतुओं में स्त्रिया, ये शब्द का अर्थ लेना है व्यवाय, वेग धारणा और आयास। ये सारे हेतु वात कास प्रवर्तकाः। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, मैंने कहा वैसे कि जो संप्राप्ति का वैशिष्ट्य है अन्य कासों से भिन्न वात का वात के द्वारा अधः प्रतिहनन। जो वात को प्राण शब्द का वायु है उसका अधः प्रतिहनन करता है, वो स्वयं वायु ही करता है जो कोई अन्य स्वतंत्र हेतुओं से प्रकोपित हुआ है। अब ये बात विजुलाइज कैसे करेंगे इसका, इसलिए मैंने एक संदर्भ लिया है यहाँ पे जो एक्चुअली है चरक चिकित्सा स्थान अध्याय क्रमांक 28, जहाँ पे वात के अन्योन्य आवरणों की चर्चा है। वहां पे इसकी टीका चक्रपाणी ने लिखी है, लेकिन वो हमारे इस चर्चा के लिए रेलेवेंट है, इसलिए मैंने उसका यहाँ पे उद्धरण किया। देखिए वहां पे चक्रपाणी जी क्या कहते हैं, यद्यपि च वायो अमूर्तत्व वात कलाकलीय प्रोक्तम। चूंकि वायु का अमूर्तत्व वात कलाकलीय में कहा गया है, तो प्रश्न क्या उठता है कि फिर वो एक दूसरे पे आना, एक दूसरे का अवरोध करना, ऐसा कैसे करेंगे भला? वो तो एक दूसरे के थ्रू बह जाएंगे, वो एक दूसरे का अवरोध नहीं करना चाहिए अगर अमूर्त हो तो। तथापि इदम, फिर भी यहाँ पे अवरोध क्यों होता है? क्योंकि एक तो अमूर्त इस शब्द का अर्थ क्या लेना है, अकठिन वाचक, यानी आप उसका कोई विशिष्ट मूर्ति, कोई विशिष्ट शेप, इसमें आप उसको पकड़ नहीं सकते। आप उसको कठिन यानी कोई विशिष्ट शेप में आप उसको लिमिट नहीं कर सकते। वतु अवयव प्रतिषेधक, लेकिन उस वायु के अवयव ही नहीं होते, उसके हिस्से नहीं होते, ऐसा नहीं होता है। अतः तेन वायोः वायवंतरेण गति हनन रूपम आवरणम उपपन्नमेव। अतः वायु का अन्य वायु के द्वारा गति हनन होना, इस प्रकार से आवरण उत्पन्न होना, ये बात लॉजिकल है, उपपन्न है। यानी
एक वायु दूसरे वायु की गति का हनन करके उसका आवरण करता है, यह बात संभव हो सकती है। और वो कहते हैं कि इसके लिए दृष्टांत भी देख सकते हैं हम। दृष्टाच वायुना वायवंतरेण उपहतेन वात कुंडलिता बही अपि। बाहर भी एक वायु दूसरे वायु का अवरोध करके कुंडलिका, यानी जो हम कहते हैं कि उसको हरिकेन्स आना, या इस प्रकार के अलग अलग जो हमें वेदर चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, उसमें प्रायः एक वायु का जो फ्लो रहता है, जो हमने स्कूल में भी सीखा था कि जो पश्चिम दिशा से वायु बहता है उसके अलग अलग प्रवाह होते हैं, उसके समय के अनुसार बदलाव होते हैं, देश के अनुसार वायु अलग अलग होते हैं, और एक ही देश में अलग अलग दिशा से बहने वाले वायु विशेष होते हैं। जब किसी देश काल में बदलाव के कारण उनका प्रतिहनन होता है तो हमें वहां पे तूफान या हरिकेन्स ऐसे आए हुए देखने के लिए मिलता है। तो वैसे बाहर देखने के लिए मिलता है, वैसे शरीर में भी देखने के लिए मिल सकता है। तेन उपपन्नम आवरणम वातानाम परस्परम, अतः एक वायु दूसरे वायु का आवरण करना यह बात संभव हो सकती है। और यही तर्क हम वातजकास को समझने के लिए भी लगा सकते हैं कि प्राणवायु का शरीर में कोई अन्य वायु यह अवरोध कर रहा है, अतः पूरे आगे की संप्राप्ति घट रही है। तो इसमें हमारे लिए वो बात चिकित्सा में हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन हमारे लिए एक जो बात है वो बहुत ही क्लियर हो जाती है फ्रॉम डे वन कि इसमें हमें वात के पीछे सारी पद्धति से लगना, ये चिकित्सा में ये करना आवश्यक हो जाता है। सो वी हैव टू गो ऑल गन्स ब्लेजिंग अगेंस्ट द वायु, और हमारी चिकित्सा तत्व ये बहुत ही सुनिश्चित हो जाता है। जो बात हमने अभी अभी देखी थी कि कफजकास में ये करना मुश्किल हो जाता है। अतः वात के द्वारा अवरोध ये इस कास के संप्राप्ति विशेष का प्रमुख घटक है। ओके, अब लक्षण में देखिएगा, मैंने लक्षण जो सूत्र में है वो ब्रेकडाउन किए हैं समझने के लिए। शील, शील कहाँ पे है? रुत, पार्श्व और शील। अगर आप संप्राप्ति को स्मरण करेंगे तो आपको ये बार बार सोचना नहीं पड़ेगा कि इन्हीं जगहों पे शील क्यों होता है। हम देखा कि आभंजन, आक्षेपण, जो ऊर्ध्व वायु है वो किन किन जगहों पर जाकर प्रवेश होता है, उसका आक्षेप उत्पन्न करता है, आभंजन यानी टुकड़े होने की जैसी पीड़ा उत्पन्न करता है, वो स्थान कौन से हैं ये हमने बहुत बार देखा है। उन्हीं स्थानों का उल्लेख ये अभी बार बार हमें होते हुए देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये इन सारे स्थानों पे शूल और उसके साथ साथ स्वर भेद, स्वर उत्पन्न होने का जो यंत्रणा है वो उरह कंठ यहाँ पे मुख्यत्वे है। अतः अगर उसी जगह से ऊर्ध्व वायु ये सतत बह रहा है तो वहां पर भी विकृति होना ये जाहिर सी बात है। और ये दोनों लक्षणों के लिए ग्रंथकार ने भृशम इस विशेषण का उपयोग किया है। भृशम यानी अतिरेकी, एक्सेसिवली। तो शूल और स्वर भेद ये दो लक्षण वातजकास में एक्सेसिवली होते हैं, इंटेंसिव होते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है कि ये लक्षण वातजकास में अगर एक्सेस है तो पित्तजकास, कफजकास, इन अन्य दोषीय प्रकारों में भी ये लक्षण हो सकते हैं, किंतु उनका बल कुछ कम होगा, क्योंकि सारे कास भेदों में ऊर्ध्व वायु तो है ही, वातजकास में उसका बल कुछ अधिक है। अतः शूल स्वर भेद इन लक्षणों का बल भी अन्य कासों के द्वारा तुलना से कुछ अधिक होगा। अतः यहाँ पे वृष इस विशेषण का उल्लेख किया है। शुष्कता देखने के लिए मिल सकती है कहाँ पे? उर, कंठ और वक्त्र, वक्त्र यानी मुख। लोमहर्ष, प्रथमक, प्रथमक आंखों के सामने अंधेरा आना, तो खास के आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, ऐसे भी लक्षण कुछ लोग बोलते हैं जो कि सीवियर वातजकास से पीड़ित होते हैं। निर्घोष, निर्घोष ये भी क्लासिकल बहुत बार देखने के लिए मिलता है कि प्रबल कास शब्द कहाँ है टीकाकार में। घोष हम कहते हैं ना कि घोषणा देते हैं, घोषणा देते हैं यानी वो कान में बातें नहीं करते, वो बहुत बड़े से चिल्लाते हैं। उतना बड़ा उतना बलवान शब्द ध्वनि ये खांसी के समय उत्पन्न होता है। इफ दैट इज सो देन ये वातजकास की तरफ दिग्दर्शन करता है। दैन्य, वो रुग्ण, दैन्य यानी पीड़ित, डिस्ट्रेस्ड, मिजरेबल, इस प्रकार से दर्द देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बात यहाँ पे अत्यंत बलवान है। अतः अल्पकाल में अधिक शातन होना, अधिक हिंसा होना, अधिक बलक्षय होना ये हो सकता है। अतः यहाँ पे दैन्य देखने के लिए मिलता है। स्तनन ये भी
आवाज या ध्वनि की तरफ ही विशेष ज्ञान देने वाला लक्षण है। इसका अगर आप शब्दशः अर्थ देखें तो मेघ ध्वनि यानी गड़गड़ाहट जो होती है बादलों की, या उसका जो एक और अर्थ है वो है आर्तनाद, यानी कोई बहुत ही पीड़ित है, बहुत ही वातज कास से डिस्ट्रेस उत्पन्न हुआ है और फिर जिस प्रकार की आवाज निकालेगा उसको उन्होंने यहाँ पे स्तनन ऐसा कहा है। तो ये हम पूजन जैसा अर्थ भी इसका यहाँ पे ले सकते हैं। दौर्बल्य जाहिर सी बात है। क्षोभ, देखिए जब कास का रुग्ण आपके सामने बैठता है और आपके सामने अगर उसको कासवेग आया तो वो उसकी कुर्सी में स्थिर नहीं बैठेगा, वो सिर्फ हाथ ऊपर करके खांस लिया और छोड़ दिया, इतना आसानी से नहीं होगा अगर वो वातज कास की तीव्र अवस्था हो तो क्या होता है, क्षोभ उत्पन्न होता है, शरीर संचलन, ऐसा सुंदर टीकाकार ने अर्थ दिया है, पूरा शरीर उसका एक क्षुब्ध होने वाला है, पूरा शरीर उसका हिलने वाला है। सो दैट इंडिकेट्स कि वातज कास में वात प्रकोप तीव्र है। अगर ऐसा देखने के लिए मिला कि निर्घोष है, क्षोभ है, तो वी हैव टू मेक इट श्योर कि आप चिकित्सा में वातकत्व की दर्जा और बढ़ाए और रुग्णों को भी ये बात सुस्पष्ट करे कि भाई तेरा वात प्रकोप थोड़ा हद से ज्यादा है, इट विल टेक सम टाइम टू गेट इट करेक्टेड। सो ये सारी बातें हमें उस विशिष्ट कास भेद का प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट ये समझने के लिए मदद करते हैं। मोह यानी योग्य ज्ञान ना हो पाना, मिथ्या ज्ञान, तो यहां तक हम बात जा सकती है अगर वात प्रकोप बलवान हो तो। आगे देखिए, प्रिवेंशन इज सीवियर, प्रेजेंटेशन इज सीवियर, ये सारी बातें देखो तो रुग्ण इतना खास रहा है, उसको मोह उत्पन्न हो रहा है, आंखों के सामने अंधेरा छा जा रहा है, सो ऑन। सो देखने में या सुनने में ऑब्वियसली द प्रेजेंटेशन इज सीवियर, but the funny fact is that which we just saw, it is most सुख साध्य। तो मैं बहुत बार सिखाने के समय ये बात कहता हूं कि हर समय अगर शूल तीव्र है, लक्षण ये बहुत क्षोभ उत्पन्न करने वाले हैं, सो द लक्षण आर इंडिकेटिव ऑफ सीवियर प्रेजेंटेशन, दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि साध्यत्व इज ऑल्सो सीवियर। तो लक्षणों की तीव्रता आपको हमेशा ही साध्यत्व का सही ज्ञान देगी ऐसा नहीं होगा, और इसलिए हमारे पास निदान पंचक है और उसमें भी हेतुओं को अनन्य साधारण महत्व है। अतः केवल वो बहुत खास रहा है, उसके आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, वो पूरा का पूरा हिल रहा है, ये वातज कास है और देखने के लिए बहुत भयावह है, इसलिए वो सबसे कष्ट साध्य है ऐसा नहीं है, उल्टा ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज मोस्ट सुख साध्य। सो इट इज ओनली नोन व्हेन वी लर्न द व्याधि फ्रॉम आवर टेक्स्ट एंड व्हेन वी नो हेतु बल। तो व्याधि स्वभाव और हेतु बल इनको जब हम साथ में देखें तो ये बातें सुस्पष्ट होती हैं, और अर्थात ये व्याधि परत्व साध्यत्व अलग अलग होता है। तो स्पेशली कास के रुग्ण हमारे पास आते रहेंगे, वो कभी भी छूटेंगे नहीं। उसको अभी जो फिलहाल कास के रुग्णों की संख्या बढ़ गई है, कुछ दिनों बाद वो कम भी हो जाएगी, लेकिन कास ये लक्षण हमारा पीछे छोड़ता नहीं है। अतः हमें इस तत्व के बारे में भूलना नहीं है कि ऑल्दो वातज कास लुक्स सीवियर, इट इज मोस्ट सुख साध्य। कोई अन्य लक्षण देखिएगा, शुष्क कास बहुत ही सुस्पष्ट है। शुष्कम कफम कृच्छ्रात मुक्त्वा अल्पताम व्रजेत। जब भी बहुत बार हमने हमारे सर के समय में देखा था ये बात, तब से मेरे मन में बहुत दृढ़ है, और स्पेशली जब कोई रुग्ण फोन पे से आपको कहता है कि प्रायः कास अगर उत्पन्न हुआ तो बहुत कम हमारे फैमिली पेशेंट्स होते हैं वो दौड़ते दौड़ते हमारे चिकित्सालय में आएंगे। द फर्स्ट स्टेप इज दैट दे गिव यू अ कॉल, फोन करेंगे कि भाई मुझे खांसी हुई है। तब खांसी फोन पे जो हमारा संवाद होता है उस 2-3 मिनट में खांसी होगी उनको या कास में आएगा ऐसा कोई सुनिश्चित नहीं है, और ऐसा नहीं हुआ तो ये जानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि उसका शब्द वैशिष्ट कैसा है और उससे दोष विशेष क्या होगा। तो शुरुआत की चिकित्सा जो मे बी फर्स्ट एड के जैसे रह सकती है, उसको समझने के लिए हमें प्रश्न परीक्षा पे रिलाय करना होता है, और उस प्रश्न परीक्षा में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो वातज कास और कफज कास को डिफरेंशिएट करता है, कफ के बल को हमें कफ के बल के बारे में हमें अंदाजा देने के लिए मदद करता है, वो प्रश्न है
कि कितना खांसने के बाद कितना बलगम कम हो रहा है, कितना बलगम बाहर निकल रहा है। शुष्कम कफम, एक तो कफ का स्वरूप कैसा है, वो शुष्क है। और कृच्छ्रात, बहुत ही कष्टदायक, यानी बहुत ही कष्ट से। पेशेंट ऐसा क्लासिकल कहता है आपको कि डॉक्टर बहुत खांसने के बाद बड़ी मुश्किल से थोड़ा कफ, वो भी कैसा है, मराठी में इसको कहते हैं कि बेड़का या खड़े, यानी कफ बहुत ही ग्रथित, मात्रा में अल्प, सूखा हुआ, उसके गोले मानो ऐसे वैसे बाहर निकालने पड़ते हैं। और फिर बहुत खांसने के बाद थोड़ा कफ जो कि शुष्क है वो बाहर निकलने के बाद फिर कुछ देर तक कासवेग कम हो जाता है। अल्पता मृजेत, यानी कुछ देर तक कासवेग ये कम हो जाता है, क्योंकि उसके मार्ग में ये जो भी कफ आया था वो बाहर निकल गया। किंतु मजे की बात देखिए कि वातजकास में तो अवरोध कफ ने किया ही नहीं है, अतः कुछ देर तक ठीक लगा, फिर भी ये वेग फिर एक बार उत्पन्न होने वाला है। ये जो कफ बाहर निकल रहा है ना, ये कफ स्व हेतु से प्रकोपित नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। किंतु हमने जैसे पहले देखा था कि कास के अभिव्यक्ति का स्थान उर या कंठ या कफ स्थान होने के कारण वात वहां पे कफ को दुष्ट करता है, वात वहां पे कफ का स्वरूप बदल देता है। और जब वो उल्टा आता है, उल्टा यानी ऊर्ध्व दिशा से आता है और बाहर निकलता है, तो वो साथ में कफ को लेकर बाहर निकलता है। यहाँ पे वातजकास होने के कारण हमें कफ का प्रमाण अत्यल्प और वातदुष्ट ऐसे देखने के लिए मिलता है, किंतु यहाँ पे भी कफ का प्रवर्तन देखने के लिए मिलेगा। अतः कास व्याधि में अगर कफ प्रवर्तन हो रहा है तो वो कफजकास, ऐसा नहीं मानना है। आपको पांचों के पांचों कासों में अलग अलग प्रकार के कफ का स्थीवन होते हुए देखने के लिए मिलता है। उसका बहुत ही सुंदर वर्णन हर एक सूत्र में दिया हुआ है। आगे चलकर एक और जो बात जो मैंने कहा था कि अन्य अन्य संविदा ग्रंथों में अगर कोई लक्षण विशेष होगा तो मैं आपके सामने रखूंगा। प्रसक्त कास, ऐसा विशेष जो लक्षण आता है वो सुश्रुत संहिता में आता है वातज कास के बारे में। प्रसक्त अर्थात निरंतर, ध्यास लागली की थांबत नाही, ऐसा मराठी में कहते हैं। वेग आया तो वो रुकता ही नहीं बहुत देर तक। अगेन इट इज वन ऑफ द वेरी स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन क्राइटेरिया फॉर द कास, वातज कास। अभी उपशय देखिएगा, स्निग्धाम्ल लवणोष्णैश्च भुक्त पीतैः प्रशाम्यति। उपशय किससे है, स्निग्धादि, इसमें अम्ल लवण इन रसों का उल्लेख किया है, स्निग्ध अम्ल इन गुणों का उल्लेख किया है। जिसका उल्लेख नहीं है वो है मधुर रस, क्योंकि यहाँ पे वात का अनुलोमन हुए बिना उपशय मिलना असंभव है, और वात का अनुलोमन अच्छे से हो इसलिए स्निग्ध और उष्ण दोनों गुणों को साथ में होना अत्यंत आवश्यक होता है। हमने देखा था कि हेतुओं में भी रुक्ष और शीत इन दोनों गुणों विशेषों का उल्लेख था। यहाँ पे एग्जैक्टली उन दो गुणों के विपरीत गुणों का उल्लेख किया है, और ये उपशय ही हमें चिकित्सा तत्व की तरफ भी दिग्दर्शन करता है। जब हम आगे जाके वातजकास की चिकित्सा को देखेंगे तो यही बात वहां पे आने वाली है। अतः ये बात समझ के लेना आवश्यक है कि यहाँ पे हमें चिकित्सा में स्निग्ध और लवण स्निग्ध और उष्ण इन दो गुणों का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। और इसलिए यहाँ पे मधुर रस का विशेष उल्लेख नहीं किया है, वो वातग्न होने के बावजूद। किंतु अम्ल लवण ये जो दो रस जो कि दोनों स्निग्ध है दोनों उष्ण है, उनका उल्लेख यहाँ पे किया है। उसके साथ साथ भुक्त पीते ही प्रशाम्यति, ये भी कि वयोरात्रि भुक्तानाम तेन मध्यादिगाह कर्मात्, इस तरह से इसका भी हम जो स्पष्टीकरण है वो समझ सकते हैं। अब अनुपचय किससे होता है, जीर्णे अन्ने, जब पहले का आहार पूरा पच जाएगा, अगेन दैट सेम लॉजिक, वयोरात्रि भुक्तानाम, जब आहार का पचन पूरा हो जाता है तो प्राकृत रीत्या वात का बल बढ़ जाता है, और उससे क्या होगा फिर, ऊर्ध्ववातस्य मारुतः वेगवान भवेत्। ये जो ऊर्ध्व वायु है, यानी जो वायु ऊर्ध्व दिशा से बह रहा है, जो प्रकोपित वायु है, उसका वेग बढ़ जाता है, वो अधिक वेगवान हो जाता है। अब ये बात बहुत बार हम पूछने से भूल जाते हैं। हम क्या हो जाता है, क्योंकि एक तो रुग्ण प्राय हमें कहता है कि शाम में या रात में मेरी खांसी बढ़ जाती है, तो अर्थात उसमें दो संभावना होती है। एक तो अहोरात्रि, इनमें जो दोषों का प्राबल्य होता है उसके अनुसार दोष का भेद अलग अलग, दोष का बल बदल सकता है, या दोपहर का खाना पचने के बाद अगर वो शाम का समय होगा और
वो शाम के कारण नहीं, किंतु दोषों का, अब सॉरी, भोजन का जीर्ण होने के कारण वात प्रकोप होगा, तो भी वात का वेग बढ़ सकता है। सो हमें रुग्ण में ये बात कभी कभी जज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसका कासवेग जब बढ़ रहा है तो क्या क्या वो हम कहते हैं कि डायरनल यानी अहोरात्रि में वेरिएशन के कारण हो रहा है, या पहले के आहार के पचन के या पचन की अवस्था के कारण हो रहा है। तो ये बात भी आप ढूंढने का प्रयास कीजिएगा रुग्ण में, क्योंकि अगर आपको अनुपचय के बारे में भी अगर जानकारी मिले तो आपका जो निदान होता है वो अंडरलाइन हो जाता है, वो कंफर्म हो जाता है। तो इस प्रकार वातजकास की जो पूरी एक विवरण था वो यहाँ पे इन 4 सूत्रों में चरक संहिता में हमारे सामने रखा है। इसके आगे आता है पित्तजकास। कटुकोष्ण विधायी अम्ल क्षाराणाम अतिसेवनम पित्तकासकरम क्रोधः संतापश्च अग्निसूर्यजाः पीतनिष्ठीवनाक्षित्वं तिक्तस्यत्वं स्वरामयः पुरोधूमायनं तृष्णा दाहो मोहोरुच भ्रमः प्रततम कासमानश्च ज्योतिषीव च पश्यति श्लेष्माणं पित्त संसृष्टम निष्ठीवति च पैतिके। देखिए वही पैटर्न है, पित्त प्रकोप के हेतु विशेष यहाँ पे होने वाले हैं। आहार जो कौन कौन से हेतु है? कटु, उष्ण, विदाही, अम्ल और क्षार, इनका अतिसेवन। विहार जो हेतु कौन से हैं? क्रोध और अग्नि ज, सूर्य ज, संताप। अब देखिए इन सारे हेतुओं को देखें तो इनमें जो सबसे सामान्य बात है, जिस गुण विशेष का उल्लेख आया है सुस्पष्ट रीत्या, वो है उष्ण। फिर वो अग्नि सूर्य जो संताप, इसमें से भी रिफ्लेक्ट होता है। क्षार जैसे अत्युष्ण जो द्रव्य विशेष है उससे भी रिफ्लेक्ट होता है, और उसका अतिसेवन। तो पित्तजकास में अगर हम पित्त के अंशांश विकल्पना के बारे में सोचे तो उष्ण इस गुण का अतिरेक देखने के लिए मिलने वाला है। यह बात इन सारे हेतु विशेषों से स्पष्ट होती है। अब उसके आगे देखें तो लक्षण कौन कौन से हैं? पीत निष्ठीव और पीत अक्षी। निष्ठीव मैंने कहा वैसे कि यहाँ पर भी कफ का ष्ठीवन होने वाला है, क्योंकि कास की पूरी संप्राप्ति की जो अभिव्यक्ति है वो कफ स्थान में होती है। किंतु यहाँ पे अभी जो अधः प्रतिहनन है, जो सर्वसोम में अवरोध उत्पन्न किया है, वो पित्त ने किया है। अतः पित्त ये भी कफ को दुष्ट करेगा, और जब कासवेग आएगा तो उस ऊर्ध्वग वायु के साथ साथ पित्त का भी हमें पतन देखने के लिए मिलने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जब भी ऊर्ध्ववेग से वात बाहर निकलने वाला है तो उसका अवरोध जिसने किया है उसका भी रिफ्लेक्शन, उस दोष विशेष का भी रिफ्लेक्शन हमें कास का वेग और कफ का जो कफ की प्रवृत्ति है उसमें देखने के लिए मिलने वाली है। क्योंकि ये स्वतंत्र पित्त स्वतंत्र कफ आगे चलकर इनकी व्याप्ति ये कोष्ठ में होने वाली है। तो यहाँ पर भी पीत वर्ण का निष्ठीव यानी पीत वर्ण की थूक शब्दशार्थ, अब इट इज नथिंग बट दुष्ट कफ, और स्पेशली जो आंखें उसमें भी हमें पीतत्व देखने के लिए मिल सकता है। तिक्तास्यता स्वरामय यानी स्वर के अलग अलग जो विकृतियां हैं जो पित्त दुष्ट के कारण होने वाली है वो यहाँ पे उत्पन्न हो सकती है। ऊर्ध्वधूमायन, मानो हमारे जो चेस्ट एरिया है वहां से अंदर से बाहर धुआं निकल रहा है, ऐसी संवेदना रुग्ण में उत्पन्न हो सकती है। तृष्णा, दाह, मोह लक्षण वातज में था, पित्तज में भी है। अरुचि, भ्रम। अब ये इन लक्षणों के अर्थों को तो मैं दोहराऊंगा नहीं, हम सारे आयुर्वेद के विद्यार्थी है, वैद्य है, तो इनके लक्षणों के बारे में, इनके अर्थों के बारे में हमें सबको ज्ञान है। जो ये लक्षणों का वर्णन आ रहा है तो देखिए इनकी जो विशिष्ट मर्यादा है वो प्रायः आमाशय, उसके ऊपर यानी कफ के स्थान, और कफ के स्थान में फिर पूरा होगा। तृष्णा यानी वो मुख्यत्वे मुख, कंठ, क्लोम, यहाँ पे अभिव्यक्त होने वाला लक्षण है। मोह देखिए आप, वो भी स्पेसिफिकली जो कफ का स्थान है वहां पे विकृति होने के कारण उत्पन्न होता है। सेम फॉर अरुचि, सेम फॉर भ्रम। तो इस पित्तजकास में भी जो पित्त के अलग अलग लक्षण है वो भी प्रायः सार्वधिक लक्षण नहीं है सारे के सारे, वो भी जब पित्त प्रकोप मुख्यत्वे कफ स्थान में, और कफ स्थान में जो विभिन्न प्रत्यंग है, विभिन्न स्रोतस है, वहां पे दृष्टि करने के कारण हमें देखने के लिए मिलते हैं। आगे जाके देखिए प्रतत कासमान,
वो जो रुग्ण होता है वो कैसे होता है, यहाँ पे जब उसको संतत प्रतत का समान ऐसा रुग्ण अगर उसमें अगर खांसी उत्पन्न हो कि पित्तज प्रकारों में खांसी अगर अनइंटरप्टेड कंटिन्यूअसली उत्पन्न हो जाए तो वो रुग्ण ज्योतिषी एवं पश्यति। ज्योतिषी लिटरली अगर उसका ट्रांसलेशन करना है तो आंखों के सामने तारे चमकते हैं। नाउ इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पित्त प्रकोप, कि अगर खासकर आंखों के सामने ज्योति, वहां पे तारे मानो ऐसा ब्राइट जो उसके स्पार्कल से ऐसा अगर देखने के लिए मिल रहा है तो दैट इज द इंडिकेटिव ऑफ पित्तानुबंध। ये बात हमें यहाँ पे समझ लेना आवश्यक है। निष्ठिव कैसे होता है देखिए, निष्ठिव अगेन जो खास के थूक बाहर निकलेगी वो श्लेष्माणम पित्त संसृष्टम, निकलेगा तो बाहर कफ ही, किंतु वो पित्त संसृष्ट होगा, यानी जिसमें पित्त का संसर्ग हुआ है, जिसके साथ पित्त है और जिसके स्वरूप पे पित्त का प्रतिबिंब है, पित्त का रिफ्लेक्शन है, जिसका हमने ऊपर देखा था कि वर्ण ये पीत रहेगा, फिर उसकी जो उसका रस है वो भी कुछ हद तक कभी तिक्त हो सकता है, कभी कटु हो सकता है। सो देयर विल बी अ डेफिनेट रिफ्लेक्शन ऑफ पित्त ऑन द कफ विच इज गेटिंग निष्ठिव, जो बाहर कास के द्वारा थूक के रूप में आ रहा है। अब यहाँ पे एक सुंदर टीका चक्रपाणी ने लिखी है कि पित्तजे अपि अस्मिन् श्लेष्म निष्ठिवनम, जो हमने बात पहले देखी थी, यहाँ पे वो टीका के अनुषंग से फिर एक बार देखेंगे कि कास है पित्तज कास, उसमें समवायी जो कारण है सामान्य संप्रप्ति के पीछे का वो है वायु, तो वायु है पित्त है तो दोनों के लक्षण देखने के लिए मिलना, ये बात तो सुस्पष्ट है। अब यहाँ पे फिर कफ कहां से आया, ये प्रश्न अगर किसी के मन में उत्पन्न हुआ तो उसका उत्तर हमें चक्रपाणी जी यहाँ पे अच्छी तरह से दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं देखिए, पित्तजे अपि अस्मिन्, इस पित्तज ये कास जो पित्तज होने के बाद भी इस पित्तज कास में श्लेष्म निष्ठिवनम जो देखने के लिए मिल रहा है वो व्याधे है, यानी कास व्याधि के उर प्रभृति कफस्थान भूतत्वेन, उर इत्यादि जो कफस्थान भूतत्वेन, उसका स्थान क्या है, उर इत्यादि कफ का, ये उसका आश्रय का स्थान होने के कारण पित्त श्लेष्म पित्त संसर्गजतया इति ज्ञेयः, तो कफ का पित्त का संसर्ग हम देखने के लिए मिलता है और उसका रिफ्लेक्शन ही हमें निष्ठिवन पे भी देखने के लिए मिलता है। तो इस पित्त जगह में वैसे देखने के लिए जाए तो पित्त भी है, वात भी है, कफ भी है, लेकिन कौन किस भूमिका से दिख रहा है यह समझना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपने जो हमने अभी तक संप्राप्ति देखी थी उसको अच्छे समझा होगा तो ये प्रश्न ही अभी आपके मन में उत्पन्न नहीं होंगे कि पित्तज कास में कफष्टिवन क्यों हो रहा है। और अगर ये बात समझ में रही तो कब हमें कफग्न चिकित्सा करने की आवश्यकता है, कब कफ परतंत्र है अतः उसकी चिकित्सा करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ये बातें भी समझना शुरू हो जाता है। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग पित्तज कास। इसके आगे हाँ यही बात जो मैंने आपके सामने रखी थी कि देखिए सारे लक्षण भी कफस्थान संबंधित है, जो कि कास इस व्याधि का अभिव्यक्ति स्थान है। तो ये बात हमें बार बार आगे जाके भी कफज कास में भी देखने के लिए मिल सकती है। तो इसके आगे तीन प्रकार ये उर्वरित रह जाते हैं, लेकिन उसके लिए अगेन हर एक प्रकार और स्पेशली क्षतज और क्षयज प्रकार ये कुछ अधिक काल ये वर्णन के लिए लेंगे, तो अतः हमें कफज कास का विवरण शुरू नहीं करूंगा, उसको और बाकी के प्रकारों को हम कल के लिए रखेंगे। आज जो मेरा विवरण है वो यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। अगर मैम की अनुमति से जो अन्य आज के हमारे श्रोते हैं वो कुछ प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि अभी आपने वातेजकास कहा तो अन्योन्य आवरण ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ अभी आपने दिया, अमूर्त आवरण। तो ये बहुत बार मिस हो जाता है वातेजकास जब हम देखते हैं तब। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद कि ये फिर से एक बार आपने दोहराया और हमें याद करवाया कि अन्योन्य आवरण का भी महत्व वातेजकास में कितना है। तो मैं अनुरोध करती हूँ अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पर तो बॉक्स में कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अगर किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो।
सर जो पित्तज कास आपने बताया उसके अंदर अक्षी के अंदर जो पित्तज दिखता है वो पित्तज क्या पीले रंग का कफ दिखता है, क्या दिखता है? नहीं नहीं, अक्षी इट इज आंखों में जो भी श्वेत मंडल होता है वहां पे हमें पीला रंग देखने के लिए मिलता है। जस्ट अगर बहुत ही प्रैक्टिकली आपको कहने का प्रयास करो को जो हमें जॉन्डिस में देखने के लिए मिलता है जिस प्रकार का नेत्र पित्तत्व उसी प्रकार का। लेकिन मजे की बात ऐसी है कि हमारे मन में प्रायः कि आंखें पीली हो गई तो पीलिया है, यहाँ जॉन्डिस है, इतना ही आता है। प्रायः पीताक्षित्व या पीतमूत्रत्व, पीतनखत्व, ये बहुत सारे व्याधियों में देखने के लिए मिलता है। सिमिलरली यहाँ पर भी नेत्र ये मुख्यत्वे उर से लेकर शिर प्रदेश में जो भी उस पित्त का प्रकोप अभिव्यक्त होता है उसके प्रदेश में आने के कारण वहां पे भी पीतत्व वर्ण उसका देखने के लिए मिलना, ये बात हो सकती है। दैट्स इट। वहां पे कफ या वहां पे पीतवर्ण का मल देखने के लिए मिलना, ऐसा एटलीस्ट इस सूत्र का अर्थ नहीं है। सर एक और प्रश्न है, अगर श्वेत वर्ण का मल दिखे अक्षी के कॉर्नर में तो हम उसको क्या बोलेंगे? और उस पेशेंट को कास नहीं है बट थ्रोट में पेन जरूर है, तो वातज कास में उसको इंक्लूड करेंगे? नहीं देखिए, नेत्र मल इज डिफरेंट थिंग। बेसिकली अगर पहली बात को किसी अगर रुग्ण को कास है तो ही हम उसको कास कहेंगे, और अगर कास है तो उसके निदान पंचकों द्वारा हमें उसके भेद की निश्चिति करनी पड़ेगी। अब अगर उसको मानो कि आप कह रहे हैं वैसे उसको कास भी है, उसको कुछ अन्य लक्षण भी है और उसको नेत्रमल भी है, और नेत्रमल किस वर्ण, ऐसा पूरा अगर उसका समुच्चय होगा तो हमें सिर्फ एक नेत्रमल लक्षण के द्वारा पूरे कास के प्रभेद को निश्चित करना यह असंभव हो जाता है। प्राय आप कह रहे हैं वैसे अगर नेत्रमल प्रातः आ रहा हो, बहुत लोगों में नॉट इन द कास में भी बट नेत्र संबंध व्याधियों में सुबह सुबह मल हो जाता है, आंखें चिपक जाती है, मनस्त्यान होता है, तो वो प्रायः कफ प्रधान दोषों के दृष्टि के कारण वो नेत्रमल होगा। अगर पीतवर्णी होगा, नेत्रदाह होगा तो वो पित्त दुष्ट के कारण होगा। और इफ इट मैचेस विद द प्रेजेंटेशन ऑफ रिमेनिंग लक्षण ऑफ कास देन ओनली वी कैन कंक्लूड कि वो वातज पित्तज कास का कौन सा भेद है। इस प्रकार से। धन्यवाद सर। थैंक यू। शायद और प्रश्न नहीं है यहाँ पर। मैंने एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? हाँ, यस सर, थैंक यू फॉर अ वेरी ग्रेट सेशन सर। जो सर काफी बार पेशेंट जो कार्डियोमायोपैथी लेके आते हैं, किसी का पेसमेकर वगैरह रहता है या किसी का लंग्स मेटास्टेसिस वगैरह रहता है सर, तब भी ये कंफ्यूजन वाली अवस्था रहती है, क्योंकि ट्रीटमेंट देके बाद में रिजल्ट मिलता है वो बात अलग है, लेकिन वहां पे हमारा विचार कैसे हो, क्योंकि बहुत सूखी खांसी रहती है, बार बार रिपीटिशंस रहते हैं उनका, या रात में ही खांसी आती है, या कुछ लोग ये बोलते हैं कि रात में सोया नहीं जाता, तो उसके लक्षण में जो वातज ये है लक्षण को देख के फिर चिकित्सा की जाती है, लेकिन उसका विचार अलग होना चाहिए क्या? बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न है। आप कह रहे हैं वैसे कि मेरे पास ऐसे रुग्णों की अनुभव की कमी होगी कि वो पेसमेकर बैठाने के बाद या कार्डियोमायोपैथी में स्पेसिफिकली वातज कास और उसके मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे अनुभव मेरे पास नहीं। सो आई विल ट्राई टू कीप इट थ्योरेटिकल, क्योंकि वो मैं बात मेरे विचार से कह पाऊंगा कि देखिए कास में कोई भी कास, और प्राय व्यवहार में भी देखने के लिए मिलता है कि कास ये आइदर व्याधि होता है या कभी कभी बलवान उपद्रव होता है। तो अगर कास ये बलवान उपद्रव हो तो ऑब्वियसली हमें कास की सौंदर्य चिकित्सा करनी होती है, लेकिन कास के पीछे की मूल संप्राप्ति क्या है उसको देखना आवश्यक होता है, और उस संप्राप्ति के विपरीत भी काम करना आवश्यक होता है। हम आगे जाके जब स्पेशली शायद ये बात अधिक स्पष्ट होगी जब हम क्षयज क्षतज कास इनके बारे में देखेंगे, क्योंकि वहां पे केवल वातानुलोमन, ऑल्दो उन दोनों इसमें वाता का प्राधान्य है, केवल वातानुलोमन करके काफी नहीं होता। वहां पे हमें ब्रुवण चिकित्सा, ओजोवर्धन चिकित्सा, रसतर्पण चिकित्सा, ये सारी चिकित्साओं को करना आवश्यक होता है। और वही बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आप कह रहे वैसे कि हार्ट से रिलेटेड और तज्जन्य अगर कास विशेष होंगे और वो कम नहीं होते होंगे तो उसमें प्रायः हमें ब्रूहण और रसायन चिकित्सा के बारे में अधिक सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे इस रसायन चिकित्सा में फिर जो चरक चिकित्सा अध्याय क्रमांक 1-2 इन अध्यायों में कुछ कल्प विशेष आए हैं, उनको एक रसायन काल में या सुबह आनंद काल में सेवन करने के लिए कहना, और उसके साथ साथ फिर वातज कास के अधिकरण की चिकित्सा को चालू रखना, तो फिर जो उसको उपशय मिलेगा वो सस्टेन रहता है।
अगर हम सिर्फ व्याधि प्रत्यय चिकित्सा देंगे और वो अगर स्वतंत्र व्याधि नहीं होगा, वो परतंत्र होगा या वो याप्य होगा, तो वातजकास उसके लिए काफी वातजकास चिकित्सा काफी नहीं होती. सो टू समराइज माय आंसर, वी शुड थिंक अबाउट रसायन चिकित्सा एंड अलॉन्ग विद दैट बृहन चिकित्सा. जिन कल्पों में, जिन रसायन कल्पों में कास का उल्लेख आया है, और एक कहना चाहूंगा कि जिन कल्पों के फलश्रुति में रुद्रोग का साथ में आते हैं, रुद्रोग के अधिकरण में जो कासगुण योग आए हैं, ऐसे अलग अलग अधिकरणों से हम कल्प विशेष उठाएंगे तो आई गेस ऐसे प्रकार की अवस्थाओं में उपशय मिलेगा. एक और जो बात जो आगे जाके वातजकास में एनीवे में कहूंगा कि हम सिर्फ अभ्यंतर चिकित्सा भी रिलाय करते हैं, जो बहुत सारे बाह्य उपक्रमों के वर्णन चरक संहिता में सारा उन्होंने किया है कि वहां पे अभ्यंग, परिषेक, अवगाह, स्वेदन ये भी वात शमन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, क्योंकि वात के लिए स्नेहन करने का एकमेव मार्ग मुख नहीं है. और वातजकास में एक समय हम कितना स्नेह ले पाएंगे, इससे बहुत सारी मर्यादा आ जाती है. अतः बाह्य उपक्रमों का उपयोग करना ये हमें इस प्रकार की अवस्थाओं में बहुत ही उपयुक्त सिद्ध होता है. तो हाँ सर, क्योंकि मेरे पास में अभी पेशेंट जो एडमिट था वो गलती से हाँ। एक्चुअली सर्वांग संधि शोथ और शूल के लिए आई थी. 67 एज था, उदयपुर से थी, लेकिन उसका पेसमेकर की वजह से वो कंटिन्यूस ब्रैडिकार्डिया में रहती थी, तो बहुत मॉनिटर करना पड़ता था. बस्ती देके भी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन उसका कास बहुत आगे आ रहा था और वो इट वाज रिलेटेड विद द पेसमेकर ओनली. लेकिन फिर आपने जो अभी चिकित्सा बताया ना, उसके अलावा मैंने महानारायण तेल का मसाज, मतलब जो लंग्स और इसके अतिरिक्त जो एरियाज है, क्योंकि राल स्टोन का है, उनका वातज ध्वनि लंग्स के वहां पे नजर आ रहा था, बेसल क्रेप्स. और दूसरा चीज, जब उनको अभ्यंतर जो गर्म पानी है उसके अंदर गंधपुर और नीलगिरी तेल का, तो ये दोनों चिकित्सा बहुत तुरंत लाभदायी हुई, जिसकी वजह से उसका, क्योंकि अभ्यंग करने लगे कि वो खांसती थी और इसकी वजह से हम पंचकर्मा नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि वो टिपिकल वातज ध्वनि थी. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू मैम. सर एक प्रश्न मेरा था. प्रणाम सर. प्रणाम. सर ये जो हमारे इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेज होते हैं, जो कि जिसमें एक प्रधान लक्षण कास का होता है और शुष्क कास का होता है, तो ये करीब 200-250 तरीके की बीमारियां हैं और ये ब्रोंकियल ट्री से रिलेटेड नहीं होने के कारण इनमें इन्वॉल्वमेंट होता है इंटरस्टिशियम का, कि जो हमारा स्पेस एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच का है वो इन्वॉल्व होता है. तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं कि जो सीमेंट फैक्ट्री के वर्कर्स हैं जिन्हें एस्बेस्टोसिस वगैरह हो जाया करता है, या हाइपर सेंसिटिविटी निमोनिया जो पक्षियों के पंख वगैरह से जिनको एलर्जी रहती है, या सार्काइडोसिस होती है एक कंडीशन, तो उसमें जो रहता है, या इससे मिलती जुलती जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कोविड-19 आया था, तो ये सब चीजें जो आती हैं, इनमें आयुर्वेद का विचार क्या रहना चाहिए? क्या इसको भी हम लोग वातज का समझ के ही ट्रीट करें तो उसमें रिजल्ट अच्छे मिलने की संभावना है? जी सर. अच्छा प्रश्न है, अगेन व्यवहारिक प्रश्न है. मैं वही बात, शायद मेरे उत्तर में रिपीटेशन महसूस होगा, लेकिन व्हाट आई वुड डू, मैं वही कह पाऊंगा कि जो मैं सोचूंगा, सोचता हूँ कि आप कह रहे वैसे बिल्कुल कुछ नए हेतुओं का समुच्चय देखने को मिलता है कि सीमेंट पहले नहीं हुआ करता था, अभी वैसे वर्कर्स है, ऑल द हेतु व्हिच यू कोटेड. तो पहले हमें वही देखना होता है घूम फिर कर कि क्या वो हेतु और आगे की पूरे निदान पंचक ये कास इस व्याधि विशेष को ही निदान करने के लिए मदद कर रहे हैं या किसी और व्याधि का लक्षण स्वरूप कास है. फॉर एग्जाम्पल, अगर विष सेवन, दूषी विष, इसका स्वरूप के हिसाब से अगर कास होगा तो चिकित्सा हमें दूषी विषय न करनी पड़ेगी. आप वहां पे लक्षण वातजकास होने के बाद भी वातजकास अधिकरण की चिकित्सा करके आपको यश नहीं मिलेगा. यश मिला तो भी वो तात्कालिक होगा. तो आपने जो भी अलग अलग नैदानिक बातें कही, तो मेरा ऐसा आग्रह रहेगा कि उसके निदान पंचक हम हमारे तरीके से निकाल के रखें. स्पेशली इसमें एक ही बात होती है कि बहुत बार जो हमारे सामने बड़ी कठिनाई होती है वो होती है टू टेल द पेशेंट अबाउट द प्रोग्नोसिस एंड साध्यत्व फ्रॉम द आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव. उसके लिए हमें हेतुओं का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है और हमारे जो साध्यत्व के इंडिकेशंस और अलग अलग उसकी जो मुद्दे हैं उनको समझना आवश्यक है. तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हमेशा इस प्रकार की जो आपने अलग अलग निदानें कही उसमें वातजकास की ही चिकित्सा करो, बिल्कुल नहीं.
आज हम वातजकास देख रहे हैं व्याधि के स्वरूप में, इसलिए हमें बहुत सारे रुग्णों का एकदम स्मरण होने लगता है, वो ऑब्वियसली बात है। लेकिन अगर आप कास ये लक्षण किन किन व्याधियों में आया है वो अगर देखोगे तो विल गेट टू नो कि कास ये लक्षण स्वरूप भी बहुत सारी व्याधियों में आता है। सो अगेन वी बॉइल डाउन टू द सेम आंसर कि फर्स्ट ट्राई टू सी वेदर कास इज स्वतंत्र और परतंत्र। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन वातजकास भी होगा तो उसके भी हेतु ढूंढो, संप्राप्ति ढूंढो। अगर आपको वो स्वतंत्र कास लगा तो वातजकास की चिकित्सा करो, अगर वो किसी अन्य व्याधि का लक्षण होगा तो आपको उस व्याधि चिकित्सा करनी पड़ेगी और साध्यत्व भी उस व्याधि के अकॉर्डिंगली होगा और ना कि इस कास के सुख साध्य इस कॉन्टेक्स्ट में। मैडम ने भी पूछा था वैसे कि पेसमेकर इट्स चेंजेस द पिक्चर कंप्लीटली, संप्राप्ति का विचित्र वहां पे मोड़ आ जाता है एंड देन वी कैन नॉट से मोर कि अब ये सुख साध्य रहेगा बिकॉज इट इज अ नो मोर क्लासिकल वातजकास। अतः इट ऑल कम्स बैक टू द आयुर्वेदीय निदान एंड डिपेंडिंग ऑन दैट वी कैन प्रेडिक्ट द प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ऐसा मेरा मानना है। सर अगर दोष से समूर्छना के आधार पे हम विचार करें तो जैसे हमारा इंटरस्टिशियल लंग डिसीज जो फेफड़े के सिकुड़ने की बीमारी है, तो सिकुड़ना वायु का गुण है, रुक्षता की वजह से होता है। तो इसमें अगर जो हम ऐसा विचार करें कि वायु ने ऐसा किया होगा तो इसमें जो धातु इन्वॉल्वमेंट हम सोचें रस से लेके शुक्र धातु तक के बीच में, तो उसमें धातु का इन्वॉल्वमेंट हम लोगों को क्या सोचना चाहिए? एक चीज तो ये है सर। ठीक है, फर्स्ट थिंग कि दूसरी चीज याद नहीं आ रही। इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, सो देखिए ऐसा नहीं कर सकते कि जो शरीर में घटनाएं घटती है, समझो यहाँ पे आपने कहा वैसे कि जो भी घटनाएं घटती है उसको हमने सिर्फ सिकुड़ते ही इसलिए उसको बात कह दिया, तो ऐसा होगा तो फिर जैसे आजकल किया जाता है कि अगर हार्ट डिसीज में जो आर्टरीज में ब्लॉक होता है वो ब्लॉक हमें देखने को मिलता है कि कोलेस्ट्रॉल का होता है इसलिए उसको कफ कहना है, इट इज अ रॉन्ग कोरिलेशन। We need to be again remain strong on our निदान पंचक, then only we can diagnose about दोष। अगर उनकी बायोकेमिस्ट्री, उनके एलोपैथिक बायोकेमिस्ट्री हमें सिकुड़ना ये कह रही है तो हम उसको वैसे वैसे बॉर्डर करके उसको बात लेबल करना, इट माइट बी द फर्स्ट मिस गाइडेड स्टेप। वो बात तो हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता, बात है या नहीं है ये जानने के लिए हमें हमारे तरीके का उपयोग करना पड़ेगा। अब अगेन इंटरस्टिशियल लंग डिसीज के 4 अगर रुग्ण आपके पास आए तो चारों रुग्णों का प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली सेम होना ये हमेशा वैसा नहीं है। सो अगेन वी कम बैक टू सेम थिंग कि उसमें हमें कौन से लक्षण दिख रहे हैं। अगर उसमें धातु क्षय उसके मांसक क्षय होगा, वेट लॉस हुआ होगा, तो उसमें हमें मांसक धातु के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर उसमें मानस हेतु होंगे, मानस लक्षण होंगे कि वो भयभीत होता है, उसको सदन है, उसकी कार्य क्षमता कम हो गई है, तो हमें ओजे के बारे में सोचना होगा। सो we should not rush into immediately correlating specific dosha by borrowing a ready-made allopathic diagnosis, because even those people उनमें भी अगर मैं बहुत बार लोगों को कहता हूँ कि डायबिटोलॉजिस्ट के पास भी अगर 4 डायबिटीज के पेशेंट जाए तो 4 लोगों को वो अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देते हैं और हम यहाँ पे किसी एक की मेडिसिन को चिपक के बैठते हैं कि हमारे डायबिटीज की मेडिसिन ये है। सो माय आंसर विल बी अगेन सेम इन द प्रिंसिपल कि ऐसा कोरिलेशन मत कीजिएगा। निदान पंचम जो है हेतु पूर्व रूप उपशय संप्राप्ति, इनको हमारे पद्धति से लिखिएगा और उसके आधार पर ये अभी ये एक्चुअली से वेरी ह्यूज टॉपिक कि सामने के रुग्ण में से दोष और दुष्य इसको कैसे ढूंढे, कैसे डिकोड करें। सो दुर्दैववशात ये सारी बातें एक ही आंसर में करना मेरे लिए असंभव है, बट आई थिंक आई जस्ट गिवन यू डायरेक्शन। अगर पॉसिबल है तो चरक सूत्रस्थान जो रोग चतुष्क है उनमें इसका बहुत सुंदर वर्णन आपको देखने के लिए मिलेगा कि कैसे अनुक्त व्याधि या जिन व्याधियों के नाम आपको पता नहीं है या उसके आयुर्वेदिक निदान आपको करने में अड़चन हो रही है, तो वहां पे आप दोष और दुष्य को कैसे डिकोड करें ये अगर सीखना है तो उसके लिए चरक संहिता सूत्रस्थान का रोग चतुष्क है। उसका विवरण तो चलो घंटों ले जाएगा, बट आई गेस आई विल लिमिट माई सेल्फ टू दिस मच ऑफ आंसर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। क्या कोविड-19 को हम कृमि मान सकते हैं? अगर कृमि, देखिए अगेन सेम थिंग, आई गेस द आंसर लाइज इन द सेम इन प्रिंसिपल। कोविड को अगर कृमि माने तो अगर वो वायरस है इसलिए कृमि मानना है तो सारे व्याधि इन्फेक्शन की कृमि हो जाएंगे, सबको विड़ंग देना पड़ेगा आपको श्रेष्ठ है। अगर विड़ंग सारे व्याधि ठीक होने चाहिए, सो ऐसा नहीं होता है। विड़ंग ने कृमि ने चिकित्सा क्या, कितने लोगों ने कृमि ने चिकित्सा की। अगेन सो this kind of
कोरिलेशन विल डेफिनेटली मिसगाइड। तो इसलिए हमारे हिसाब से हेतु वायरस नहीं होते, हमारे हिसाब से हेतु दोष ही होते हैं। और अतः अगर कृमि होना है तो कृमि कारक हेतु होने चाहिए, जो भी ग्रंथ ने दिया है। कृमि के लक्षण होने चाहिए, कृमि के भेदों के हमें निदान करना पड़ेगा। प्रवेश जो कृमि है, कफज कृमि है या रक्तज कृमि है। अगर कफज कृमि है तो कफज कृमि के लक्षण होंगे, और कफज कृमि की चिकित्सा में छर्दना आता है। सारे कोविड के लोगों को वमन होगी? बिल्कुल नहीं। तो it doesn't make any sense if we borrow this kind of correlation. We can stick to our own निदान पंचक and then the treatment becomes pretty straightforward. ऐसा है, तो ऐसा मानना सही नहीं रहेगा, ऐसा मेरा उत्तर रहेगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। उज्ज्वला शेलार मॅडम। नमस्ते सर. नमस्ते। खूपच छान, म्हणजे आतापर्यंत जे पण शिकवलं खूपच छान. अजून आम्हाला म्हणजे प्रॅक्टिकली खूपच उपयुक्त ही माहिती. आणि मला म्हणायचं होतं की सगळं तर म्हणजे तुमचं छानच आहे, पण तुम्ही प्रत्येक जेव्हा तुम्ही वातज, पित्तज जे पण आहे ते जेव्हा तुमचे क्लिनिकल एक्सपिरियन्स आहेत ते आमच्यासोबत शेअर कराल मध्ये-मध्ये. तर एखादी केस जरी शेअर केली तरी चालेल. तुम्ही काही कधी आपला फेल्युअर पण येतं, मग ते कसं विचार केला, नेक्स्ट टाईम कसं आपण कल्पांचा विचार करायचा, असं मला म्हणायचं होतं बस. फाइन, मैं इसके बारे में जरूर कमेंट्स लूंगा, बट मैं उसको थोड़ा मैडम ने क्या पूछा समझ नहीं आया। वो कह रही है कि आप आपके केस एक्सपीरियंसेस में, हाँ मैं कहता हूँ, वो कह रहे हैं कि आप जब भी सिखा रहे हो तो जो जो सिखा रहे हो उसके रेलेवेंट जो भी केस एक्सपीरियंसेस है वो भी आप शेयर कीजिएगा। तो मैंने उसको कहा चिकित्सा को जब हम शुरू करेंगे तब के लिए रखा है, क्योंकि तब हमारा निदान पूरा हो जाएगा और चिकित्सा में कुछ जो कल्प देखेंगे, उसकी अवस्थाएं देखेंगे, फिर तब उसका उल्लेख करना ज्यादा संयुक्तिक होगा, ऐसे मेरा मानना है। सो एब्सोल्युटली इट्स अ गुड सजेशन एंड आई मेक श्योर कि मैं समयोचित जितने उसका संदर्भ लेना संभव है उसका लूंगा, लेकिन आई कीप दैट फॉर चिकित्सा एस्पेक्ट, क्योंकि जब तक निदान पूरा नहीं होता तब तक चिकित्सा की तरफ जाना ये संभव नहीं, अच्छा नहीं होगा। तो तब मैं उसके समावेश करने का मेरे ओर से प्रयास करूंगा। डेफिनेटली आई डू दैट। यस, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी प्रश्न तो है नहीं यहाँ पर, तो हम आज यहीं पर रुक रहे हैं और कल फिर से मिलेंगे 7:30 बजे। बहुत Yes, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद सर।